ताबीज लेकर के कोई मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? अब तेजस्वी जी ताबीज लेते हैं और ताबीज वाले टिकट बंटवारा में हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप क्या, जो उनका जो सुझाव होता है उसको माना जाता है। जी ताबीज दिए हैं तो टिकट भी ताबीज वाले किसी को कहेंगे उनको भी ताबीज दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ताबीज से तो सरकारें नहीं बनती है, ताबीज से तो आप राजा नहीं बन सकते हैं ना। अगर ताबीज से राजा बनने की बात होती तो ताबीज वाले खूब राजा बन जाते। लालू यादव जी को आगे आना चाहिए और आकर इस मामले को रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, ये पारिवारिक मामला था, इस पर यहाँ फर्स्ट लुक बिहार के इस चैनल पर आके हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं। बिहार का नेतृत्व काफ़ी समय तक दोनों पति पत्नी बिहार का नेतृत्व किए हैं। ऐसे परिवार की बात हो रही है और उसमें जो घमासान है वह सार्वजनिक हो रहा। उसमें भी उस परिवार की एक बेटी जिसने अपने पिता को किडनी देकर जान बचाने का काम किया, वैसे बेटी जब इस तरह के आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। और देखिए, संजय यादव को जयचंद कहने का काम, उनका बिना नाम लिए हुए, तो इशारा तो तेज प्रताप यादव कर ही रहे हैं और सब लोग समझ रहा है इस बात को। तो भाई, कोई आदमी परिवार में किसी को इंटरफेयर करने का बाहरी आदमी को हक नहीं होना चाहिए। ये लालू यादव जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और स्पष्ट रूप से वैसे लोगों को चेतावनी देनी चाहिए जो परिवार में इंटरफेयर करके, और ख़ास करके जो बहनें हैं और जो बड़ी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि बिहार विधानसभा का जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को आ गया, लेकिन 15 नवंबर को ही एक अलग ही कहानी शुरू हो गई। और वो शुरू हुई बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार, सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी जो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, और उनके परिवार से ही जो है ये खबरें आने शुरू हो गई, जब उनकी बेटी दुखी होकर, रूठ कर एयरपोर्ट पर जाती हुई नज़र आई। और जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे जो उनके अंदर जो दुख था, उस दुख का जिम्मेदार अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके जो पार्टी के ही हैं संजय यादव और रमीज़ के ऊपर उन्होंने उन दोनों का नाम उन्होंने लिया। लेकिन पूरी गहमा गहमी हमको ठीक से समझ नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। रिज़ल्ट निकलने के बाद ये गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन रिज़ल्ट निकलने के एक दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य घर छोड़ करके, पार्टी छोड़ करके, उसको अनाउंस करके निकल गई हैं। तो इसी विषय पर पूरी बातचीत और इसके अंदर की बात समझने का प्रयास करने के लिए हमने आज हमारे स्टूडियो में जो आमंत्रित किए हैं, हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और साथ में हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। इन दोनों से हम समझेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और इसका क्या इफेक्ट होगा। क्या राजद की राजनीति, लालू परिवार की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? पहले जानते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। देखिए, ऐसा है, भारतवर्ष की राजनीति में परिवारवाद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, बल्कि दूसरे प्रदेशों में आप देखेंगे, वहाँ भी जो खास करके क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उसमें परिवारवाद चलता है। परिवार का ही सदस्य उस पार्टी को लीड करता है आगे, ये है। और राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस को आपने देखा कि कांग्रेस में भी जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, और इस तरह से करके अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब लोग इसको चला रहे हैं। और इस तरह से, और उनको राजनीति में सहभागिता करने का मौका भी परिवार देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि परिवार तय करता है कि किसको कौन सी जगह मिलनी है। जैसे आपने देखा कि कांग्रेस में राहुल गांधी भी हैं और प्रियंका गांधी भी हैं, लेकिन परिवार ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी को लीड करने का काम जो है वो राहुल गांधी करेंगे। तो ये परिवार का मामला होता है और पार्टी उसको मानती है। उसी तरह से आप मुलायम सिंह यादव के परिवार को देखिए। मुलायम सिंह यादव ने तो अपने पूरे परिवार, यहाँ तक कि जो चचेरे भाई हैं, जैसे राम गोपाल यादव हैं जो हैं, वो मुलायम सिंह के चचेरे भाई हैं, और फिर उनके अपने भाई हैं, अपने भाई लोग भी हैं, फिर उनके बच्चे लोग हैं, और जो दूसरे उनके भाई हैं उनके जो बच्चे लोग हैं, सबको करीब करीब लगभग
15-20 लोगों को उन्होंने, और भी कई जगहों पर उन्होंने सेटल कराया होगा, लेकिन 15-20 लोग तो एक बिल्कुल हैं जो विधानसभाओं में, लोकसभाओं में बिल्कुल सेटल्ड हैं। तो और पारिवारिक लड़ाइयाँ भी चलती हैं। जैसे आपने देखा है कि तेलंगाना में जो BRS जो पार्टी है, उसमें कविता जो हैं और उनके जो NTR के जो KTS के जो लड़के हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो इस तरह से चिराग पासवान का परिवार है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है सो किस तरह से लड़ाई हुई है, ये हुआ। लेकिन यहाँ अभी एक बड़ा अलग स्थिति बिहार में आई है। जैसे यहाँ पर लालू यादव जी को, जैसा सब लोग जानते हैं कि पुत्रियों की संख्या 7 है और 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे छोटे हैं। तो नेचुरली जो है सो बड़ी बहनें हैं और बड़ी बहनों को अपना अपने तरह का अधिकार है। तो वहाँ पर सबको कहीं ना कहीं लालू यादव जी ने व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसमें मीसा भारती को राज्यसभा भेजा गया, अभी तो वो लोकसभा में चली गई हुई हैं। तो और एक बार ये भी हम लोग को सुनने में आया था कि मीसा भारती का कहना था कि जब आप छोटे बेटे तेजस्वी को आप पार्टी का कमान देने जा रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री का के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो पार्टी की कमान आपको हमको देनी चाहिए। पॉलिटिकल सोच भी उनकी है, अपना रखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो खैर उसके बाद फिर तेज प्रताप को भी आगे बढ़ाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, मेरा छोटा बेटा ही मेरा राजनीतिक वारिस होगा। लोगों ने उसको माना, उनकी पार्टी ने भी माना, वहाँ तक सब बात ठीक है। अब देखिए रोहिणी आचार्य का सवाल है। तो अगर रोहिणी आचार्य आई और लोकसभा का चुनाव सारण का लड़ी और बहुत मजबूती के साथ लड़ी, बहुत अच्छा बोलती हैं, ट्वीट करती हैं, सब कुछ अपना है, वो अपना उनका हुआ, ठीक है, लोकसभा चुनाव वो हार गई। फिर नेचुरली उनका सबकी इच्छा होती है कि भाई हम पॉलिटिक्स में रहें, तो उनकी इच्छा रही होगी कि भाई विधानसभा में भी उनको कहीं से कोई टिकट दिया जाता। लालू यादव जी के बारे में ऐसा हम लोगों को सुनने में आया है कि लालू यादव जी चाह भी रहे थे कि शाहबाद, आरा, ये सब जगह पर या सारण में कहीं किसी जगह पर अच्छे सीट पर, सेफ सीट पर उनको जो है सो लड़ा में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये चुनाव के समय में ही कुछ ऐसा मामला सुनने में हम लोगों को आया था। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि जो पुत्री हैं रोहिणी आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन वो एक सामान्य की प्रतिक्रिया थी, बात आई गई हो गई थी। लेकिन कल जो प्रतिक्रिया उनकी आई है वो निश्चित रूप से बहुत ही चिंता की बात भी है। और एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक जो बेटी होती है, बहन होती है, उसके प्रति एक सिंपैथी होता है। तो निश्चित रूप से लालू यादव जी को आगे आना चाहिए और आकर इस मामले को रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए ये पारिवारिक मामला था, इस पर यहाँ फर्स्ट लुक बिहार के इस चैनल पर आके हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मामला कोई दूसरे ने सार्वजनिक नहीं किया है। खुद उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य जो बजाबते सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्होंने इस बात को उजागर किया है और एक गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। रमीज़ एक हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनके साथ उनके निकट, तेजस्वी यादव के निकट के हैं, उनका नाम लिया है। उत्तर प्रदेश के हैं वो, उनके ससुर भी शायद कुछ पॉलिटिकल ये रखते हैं। और फिर जो राज्यसभा के सदस्य हैं हरियाणा के संजय यादव हैं, उनका नाम लिया है। और देखिए संजय यादव को जयचंद कहने का काम उनका बिना नाम लिए हुए, तो इशारा तो तेज प्रताप यादव कर ही रहे हैं और सब लोग समझ रहा है इस बात को। तो भाई कोई आदमी परिवार में किसी को इंटरफेयर करने का बाहरी आदमी को हक नहीं होना चाहिए। ये लालू यादव जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और स्पष्ट रूप से वैसे लोगों को चेतावनी देनी चाहिए जो परिवार में इंटरफेयर करके, और ख़ास करके जो बहनें हैं और जो बड़ी हैं, वो जो है सो सिंगापुर में है, उन्होंने किडनी दिया है। अब किडनी देने पर भी एक बार अफवाह बीच में फैलाया गया था, वो परिवार से ही अफवाह उठा था जो हम लोगों को सुनने में आया कि साहब उन्होंने किडनी दिया ही नहीं है। अब बताइए किसी ने किडनी दिया है और आप कह दें उसको कि साहब उसने किडनी नहीं दिया। अब आप बिल्कुल, और आज आप स्वयं कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि आपने गंदा किडनी दिया। अभी गंदा किडनी क्या होता है इस समझ के बाहर की बात है। और फिर उसके बाद से बात आ रही है कि साहब आपने उसके बदले करोड़ों रुपया लिया। अरे उसको क्या कमी है? वो तो सिंगापुर में उसके हस्बैंड बहुत बड़े जो है सो इसमें है, तो उसको तो कोई कमी नहीं है, तो क्यों जो है सो अपने पिता से करके वो पैसा लेगी?
तो इस तरह से ये बहुत ही गंभीर मसला है और इससे राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान हो रहा है। उनको तो अभी पार्टी संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि संख्या जब कम होती है तो दल बदल का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी तो उनको वहाँ देखना चाहिए और ये परिवार में उलझे हुए हैं। ये तो बात हो गई जो पूरा अभी मामला है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह हैं, उनके पास हम चलते हैं। और अगर हम चुनाव से पहले की भी बात करें तो इतनी बुरी हालत हो जाएगी राजद की, ये किसी ने नहीं सोचा था। आप भी अपने आंकलन में कहते थे कि राजद अब एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी बिहार में। लेकिन अब जो परिणामों के बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद रोहिणी आचार्य और जो तेज प्रताप यादव हैं, उनका भी यही कहना है कि संजय यादव ने जो सीट बंटवारे में गलती की उसका ही ये परिणाम है। लेकिन इसका हर्जाना अब रोहिणी आचार्य को भुगतना पड़ रहा है। आप क्या आकलन करते हैं? जी, यह तो एक पारिवारिक मामला है, लेकिन पारिवारिक मामला है तो यह एक सार्वजनिक आ चुका है। पारिवारिक जो विवाद है सार्वजनिक रूप से बाहर आ चुका है। और जो परिवार, जिस परिवार के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लालू और राबड़ी जी की बात करते हैं। लालू राबड़ी परिवार की बात है, जो दोनों बिहार का नेतृत्व काफ़ी समय तक दोनों पति पत्नी बिहार का नेतृत्व किए हैं। ऐसे परिवार की बात हो रही है और उसमें जो घमासान है वह सार्वजनिक हो रहा। उसमें भी उस परिवार की एक बेटी जिसने अपने पिता को किडनी देकर जान बचाने का काम किया, वैसे बेटी जब इस तरह के आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। अगर परिवार में इसी तरह का बिखराव जारी रहा, जो बिखराव एक तरह से तो खंड खंड बिखरता दिख रहा है, अगर इसमें लालू जी और राबड़ी जी कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाए, उस परिवार को एकजुट नहीं कर पाए, तो परिवार टुकड़ों टुकड़ों में बिखर करके और राजनीतिक रूप से भी ध्वस्त हो जाएगा। अब बता दें इसलिए राजनीतिक रूप से ध्वस्त होगा कि राजद जो है, राजद निश्चित रूप से लालू परिवार के नाम पर ही चल रहा है। लालू जी के बाद फिर तेजस्वी संभाले, मतलब मीसा भारती भी आई, तेजस्वी भी संभाले। लेकिन अगर इस तरह का विवाद हुआ तो जब परिवार बिखर जाएगा, जो परिवार राजद को चला रहा है वो बिखर गया, तो फिर राजद भी बिखर जाएगा और उसका परिवार, उस परिवार का राजनीतिक भी मतलब बिखराव हो जाएगा। राजनीतिक एक रूप से एक तरह से समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य का आरोप है कि टिकट बंटवारे में ही गड़बड़ी की गई है, पैसे लेके टिकट बांटे गए, क्योंकि राजद का जो हालत हुई है चुनाव परिणाम के बाद, इसका अनुमान बड़े बड़े पत्रकार या फिर आपका भी इतना बड़ा अनुभव रहा है, आपका भी ये नहीं था कि इतनी बुरी हालत होगी राजद की। तो ये कहीं ना कहीं सही तो लगता है। देखिए, अभी भी हम कहते हैं कि राजद मतलब इस स्थिति में नहीं है। अभी भी राजद को जो पिछले चुनाव में जितना वोट प्रतिशत था उतना वोट प्रतिशत इस चुनाव में भी है। ऐसा नहीं है जो उसका बहुत ज़्यादा हरास हो गया, हरास हुआ इस महीने में। जो फिर चुनाव पर उसमें जाएंगे तो हम लोगों को अलग जाना पड़ेगा। एनडीए का जो चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी है, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित किया है। लेकिन उस प्रभाव के बाद भी जो परिवार में बिखराव रहा, उसका भी असर तो पड़ा है। परिवार में बिखराव रहा। अब ताबीज लेकर के कोई मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? अब तेजस्वी जी ताबीज लेते हैं और ताबीज वाले टिकट बंटवारा में हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप क्या, जो उनका जो सुझाव होता है उसको माना जाता है। जी ताबीज दिए हैं तो टिकट भी ताबीज वाले किसी को कहेंगे, उनको भी ताबीज दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ताबीज से तो सरकारें नहीं बनती है, ताबीज से तो आप राजा नहीं बन सकते हैं ना। अगर ताबीज से राजा बनने की बात होती तो ताबीज वाले खूब राजा बन जाते हैं। हाँ, ताबीज वाले ताबीज दे करके एक पद पा ले सकते हैं और पद पा लिए हैं, लेकिन ताबीज वाले किसी को राजा बना दे, इस तरह की बात तो नहीं है। तो इस तरह से ताबीज, चाहे अन्य लोगों पर विश्वास करके देख लीजिए, सलाहकार सब लोग रखते हैं। अब सलाहकार में देख लीजिए, लोग बताया जाता है कि जो मोदी जी के चाणक्य अमित शाह माने जाते हैं। तो रणनीतिकार है, रणनीति लगातार बनाते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है जो बिखराव पार्टी में कर देते हैं, जहाँ बिखराव की स्थिति आती है फिर संभल जाते हैं, फिर लौट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में काफ़ी नुकसान हुआ तो उस समय बताया जा रहा था कि अमित शाह जी और योगी जी के बीच जो कुछ विवाद हुआ, अंदरूनी कुछ चल रहा था, जिसके कारण यह परिणाम हुआ। तो फिर उस सामंजस्य पे बिठाया गया कि ना, अगर राजनीति करने चलते हैं तो सबको मिला के जुला करके चलना पड़ेगा। तो अगर तेजस्वी इसी अखरपाना की तरह चलते रहेंगे और परिवार को नहीं ठीक कर पाएंगे, आपस में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, और लालू राबड़ी जी अगर हस्तक्षेप नहीं किए, हो सकता है किसी कारण बस कोई दबाव में हो लालू राबड़ी जी, जिसके कारण इतना होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उनकी बेटी जो उनको किडनी देकर के जान बचाई है, वह घर छोड़ करके चली गई है, तो साधारण सी बात नहीं है। और इसके बाद भी लालू राबड़ी की चुप्पी, कहीं न कहीं लालू राबड़ी जी पर कोई पाबंदी है, कोई शक्ति है, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। परिवार का इतना विवाद गहरा गया है जिसमें वो कहीं से किंग कर्तव्य विमूढ़ दिख रहे हैं, जिसका परिणाम है कि यह परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
लालू यादव और राबड़ी देवी की चुप्पी खटक रही। आपने भी यही कहा कि अगर वो इंटरफेयर नहीं करते हैं तो ये परिवार और राजनीति के लिए नुकसान होगा, और नुकसान दिखाई दे भी रहा है। क्या वजह हो सकती है, क्यों ये लोग दोनों इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक समय ऐसा आता है जब पिता लाचार हो जाता है अपने पुत्र के सामने, और हमने ये बात उत्तर प्रदेश में भी देखा जब मुलायम सिंह यादव को किस तरह से उनके पुत्र जो हैं उन्होंने कॉर्नर कर दिया उनके जीते जी। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। देखिए, लेकिन इसमें एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है। आपको याद होगा कि जब संजय गांधी का देहांत हुआ, और देहांत होने के बाद इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में दूरियां बढ़ी, और उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन मेनका गांधी उस घर को छोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन मेनका गांधी बाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ली, और भारतीय जनता पार्टी से वो लगातार चुनाव लड़ी और जीतती रहीं। लेकिन नेहरू परिवार का दूसरा कोई आदमी, दूसरा कोई सदस्य कभी उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर उनका विरोध नहीं किया। और मेनका गांधी ने भी, और या मेनका गांधी के पुत्र जो हैं, मेनका गांधी के जो पुत्र हैं वो भी वरुण गांधी, वो भी कभी नहीं गए। जब जहाँ से सोनिया गांधी लड़ी या राहुल गांधी लड़े तो वहाँ पर, या प्रियंका गांधी लड़ी तो वहाँ जाके विरोध करने नहीं गए। यहाँ पर पहले शिष्टाचार का उल्लंघन तेजस्वी यादव ने किया है कि तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार को उन्होंने वो महुआ लेके गए, और कोई उनको फ़ायदा भी नहीं मिला। महुआ में अगर अपने कैंडिडेट को जिता लेते तब एक बात समझ में भी आती, तो कैंडिडेट को आपने जिता भी नहीं पाया, और अपने सहोदर बड़े भाई के खिलाफ आप मैदान में उतरे और सामान्य शिष्टाचार का आपने उल्लंघन किया। उसका नतीजा यह निकला कि जब आपने ये पहल कर दी तब तेज प्रताप यादव ने कहा कि तब मुझको भी जो है सो वहाँ हेलीकॉप्टर अपना उतारना पड़ा राघोपुर में। ठीक है कि राघोपुर में उनका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ और तेजस्वी यादव वहाँ से चुनाव जीते, लेकिन तेजस्वी यादव को ये याद रखना चाहिए कि आप जादुओं के गढ़ में लगातार आधे दिन तक पिछड़ते रहे हैं, और बाद में जाके आप किसी तरह से बहुत कम वोट से, आपसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले लोग बिहार में हैं, आप बहुत कम वोटों से चुनाव राघोपुर में जीते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो परिवार में जो घटनाएं घट रही हैं उसका प्रभाव पड़ा है। और जहाँ तक कि लालू यादव जी का सवाल है, उनसे वहीं गलती हुई है। जब ठीक है शादी जो हुई थी तेज प्रताप यादव की, उसमें सब लोगों की सहमति थी, और तेज प्रताप यादव की गलती थी कि उनको स्पष्ट रूप से, अगर उनको किसी लड़की से प्रेम था, ये बहुत सामान्य बात है, तो उनको स्पष्ट रूप से अपने घर में कहना चाहिए था कि नहीं, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा, मेरा प्रेम दूसरे से है और मैं उससे विवाह करूँगा। वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम बना, उसमें निश्चित रूप से फिर एक बार जो परिवार है वो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, चूँकि जो जिस लड़की से तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी, उसके भी जो बाबा हैं वहाँ के दरोगा प्रसाद राय, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिताजी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और विधायक वगैरह लगातार बनते रहे हैं। तो वहाँ भी एक कहीं ना कहीं जो परिवार के मुखिया के रूप में लालू यादव जी और राबड़ी यादव जी को जो पहल करनी चाहिए थी, और या पिता माँ को मालूम होना चाहिए कि हमारा लड़का किस रास्ते पर जा रहा है। अगर वो प्रेम विवाह करना चाहता था तो उनको जो है सो एक बड़े परिवार में शादी करने का लोभ को रोकना चाहिए था, त्याग करना चाहिए था, जो नहीं किया। और फिर लगातार एक गलती हो रही है कि आपने फिर तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाला। फिर उसके बाद से अब जिस बच्ची ने आपको किडनी दिया है और उसकी 3 बाल बच्चे हैं, उसके पति हैं, उसका कहना है कि हम अपने पति से इस बात परमिशन भी नहीं लिया हमने, और हमने अपने पिता की जो हमारे लिए महान हैं उनकी जान बचाने के लिए हम किडनी दी। और अब वो ये कह रही है कि मैं सभी बेटियों को कहती हूँ कि कोई भी अपने नैहर परिवार के पिता को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े, वो जो है सो उनके बेटों पर छोड़ दे कि बेटा उनको जो करना हो करे, लेकिन उसको अपने पति पर, उसको ससुराल वालों पर, वो सब ट्वीट पर आया हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बहुत दर्द भरी दास्तान है, और पूरे बिहार की जो महिलाएं नहीं, बिहार के जो पुरुष हैं, हम लोगों की तरह के जो पिता हैं,
वो सब लोग जो है सो इस बात से मर्माहत हैं। ये एक राजनीति एक अलग होती है, राजनीति में हम विरोध कर सकते हैं। सदन में वो चुनाव लड़ी तो उनके खिलाफ भी गए होंगे लोग, उनके पक्ष में भी गए होंगे, लेकिन यहाँ बेटी और बहन का सवाल है, और बेटी और बहन के उस मार्मिक अपील का लालू यादव जी को समझना चाहिए कि इसका व्यापक प्रभाव बिहार में पड़ रहा है और राजद के लिए ये आगे संकट का सबब बनने जा रहा है। ठीक है, तो अब एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह की तरफ कि अब ये जो पूरी घटनाएं हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और क्या सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चूंकि उनका पारिवारिक मामला है तो हमारे सॉल्यूशन से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? जी, अब देखिए कहीं ना कहीं जो लग रहा है उसमें लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी लाचार दिख रही हैं। अगर वो लाचार नहीं होते तो निश्चित रूप से हस्तक्षेप करते और इस तरह से होने नहीं देते। अपने बेटी को, जिस बेटी ने उनको किडनी दिया, उस बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो खुद से रोहिणी आचार्य ने बताई है, जो चप्पल तक उठाने की बात बताई है, जो परिवार के दूसरे सदस्यों ने, मतलब परिवार से अलग के सदस्यों ने चप्पल उठाया, जो बातें सामने आ रही है, तो यह एक आश्चर्यजनक बात है कि लालू जी के रहते इस तरह की घटना घटे उनके परिवार में और वे लाचार दिखे, तो कहीं न कहीं लाचारी का कोई बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पाए हैं। अगर यही स्थिति रही तो आपको हम बता देते हैं कि वह परिवार राजनीतिक रूप से बिखर ही जाएगा, आपस में इतना उलझेगा जो परिवार का कोई नामो निशान जैसे नहीं रह जाएगा। अगर परिवार मतलब अपने आप को सतर्क नहीं कर पाया, आपसी विवाद को मतलब उसको सुलझा नहीं पाया तो परिवार समाप्त हो जाएगा। और इसमें कहीं न कहीं लालू जी लाचार हैं, और नहीं तो लालू जी निश्चित रूप से आगे आएंगे। अगर परिवार ठीक फिर से सुधर जाता तो ऐसी बात नहीं है जो राजनीति में फिर से उनका ग्राफ नहीं बढ़ेगा, फिर से सत्ता में नहीं आएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। फिर भी सत्ता में आ सकते हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो लालू जी के साथ जो वोटर्स हैं वो तेजस्वी के साथ इस चुनाव में भी दिखे। ऐसा नहीं इस चुनाव में नहीं, जो थोड़ा मोड़ा भी खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं दिखे उनके साथ हैं। तो संजय यादव, मान लीजिए संजय यादव की जहाँ तक बात हो, क्या कहें हमने, जो कोई भी राजनीतिज्ञ है वो किसी न किसी सलाहकार को रखते हैं, तो रखना कोई बुरी बात नहीं है। सलाहकार का काम है जो अच्छा सुझाव देना, रणनीति तैयार करना। जैसे प्रशांत किशोर जी थे तो सलाहकार के रूप में आए थे, रणनीति तैयार करते थे। तो संजय राय जी को, यादव जी को मतलब इस तरह से करना चाहिए कि न कि पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करके परिवार में बिखराव करा देना चाहिए। तो इस तरह से बड़ा नुकसान हुआ, या सिर्फ संजय यादव को भी जा रहा है। फाइनल स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की तरफ और संजय यादव के बारे में, क्योंकि रोहिणी आचार्य का भी सीधा सीधा कहना था कि अगर कोई अपने आप को चाणक्य कहता है तो जवाबदेही भी उसकी बनती है। तो संजय यादव के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उनके बारे में आपका ओपिनियन क्या? नहीं, देखिए संजय यादव राज्यसभा के सदस्य हैं बिहार से, लेकिन वो हरियाणा के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय जनता दल में उनको कहा जाता है कि वो सबसे बड़े सलाहकार तेजस्वी यादव के हैं। तो बहुत अच्छा कहा रविंद्र बाबू ने कि सलाहकार का काम सलाह देना है। आप पॉलिटिकल मामलों में उनको आप सलाह दीजिए, लेकिन परिवार के मामले में आपको बोलने का हक नहीं है। और अगर जो रोहिणी आचार्य जो इल्ज़ाम लगा रही हैं वो बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम है कि आप अगर उकसा के और चप्पल चलवा रहे हैं, कोई आदमी तो चप्पल चलाया है, ठीक है, उन्होंने किसी को इंगित नहीं किया है। तो और हमको ऐसा लगता है कि रमीज और संजय यादव को हिम्मत नहीं है कि लालू यादव के परिवार के किसी लड़की पर वो चप्पल चला दें, लेकिन अगर उकसा के आपने चप्पल चलवाया है तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आपको क्या किसी के परिवार के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार बनता है? तो हमको ऐसा लगता है कि उनको भी ठीक है, वो सलाहकार रहें, अच्छी बात है, लेकिन बिहार की जनता, आप देखते हैं ना कि बिहार की जनता किस तरह से रिएक्ट करती है चीज़ों में। आपने देखा प्रशांत किशोर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की थी, लोग उसको बहुत अच्छे से उसको ग्रहण भी कर रहे थे, वो जो इशूज उठा रहे थे उसको पसंद भी कर रहे थे, लेकिन वोट के समय में क्या हुआ, उनको छोड़ दिया, उनको 3% पर ला दिया, क्योंकि उसको लगा कि साहब ये इसके वोट बंटवारे से कहीं जिसको हम नहीं चाह रहे हैं वो सत्ता में ना आ जाए। तो यहाँ की बिहार जो है सो बिहार अजब, हिंदुस्तान के अंदर ये बिहार राज्य जो है वो हरियाणा नहीं है, वो पंजाब नहीं है। यहाँ का जो घोड़ा पर बैठने वाला जो सामान्य आदमी है, जिसको हम लोग समझते हैं कि नहीं साहब उसको कुछ नहीं आता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी राजनीति की ऐसी ऐसी बात करेगा कि दिग्गज लोग भी जो है सो दांत तले उंगली दबाने लगते हैं। तो ये बिहार है, और इस बिहार में अगर इस तरह से कोई भी आदमी कोई भी करे वैसा
उसको जो है सो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा।